एक कंसाइनमेंट का क्विक रिवीजन लेते हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो अपन ने बात की। कंसाइनमेंट में कंसाइनर प्रिंसिपल पर्सन है और कंसाइनी कौन है? एजेंट है। थोड़ा एनर्जी से इन्वॉल्व रहना। कंसाइनर प्रिंसिपल है, कंसाइनी एजेंट है। कंसाइनर की बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के दो ही पर्पज है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना, फाइनल सेटलमेंट। उसके लिए वो एक बनाता है कंसाइनमेंट अकाउंट, एक कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट नेचर में नॉमिनल है, कंसाइनी अकाउंट पर्सनल है। कंसाइनी अपनी बुक में फाइनल सेटलमेंट निकालने के लिए एक ही अकाउंट बनाता है, कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज अपन ने ली थी, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री होती है, जितने भी एक्सपेंस है वो सब डेबिट होंगे। तो अपने को अब तो बहुत अच्छे से पता है कि गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर का एक्सपेंस, कंसाइनी के एक्सपेंस, कमीशन, बेड डेट्स, ये डेबिट होंगे। और नॉर्मल इधर सेल, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है। तो ये जब पता है तो एंट्रीज अपने को पता होनी चाहिए। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइन। अगर कभी गुड्स रिटर्न आ जाए जो कभी आया नहीं है आज तक किसी क्वेश्चन में, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। फिर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। वो तब काम आएगा जब कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का काम पड़ा, उसकी एंट्री आती है गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंस के लिए एंट्री होती है कंसाइनमेंट टू कैश। कंसाइनी के एक्सपेंस के लिए कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, और उधर कंसाइनर कैश। फिर उसके बाद सेल, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, उधर एंट्री होती है कैश या डीलर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। फिर होती है कमीशन की एंट्री, खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, उधर कंसाइनर टू कमीशन। फिर उसके बाद में अनसोल्ड स्टॉक अगर रह जाए तो उसकी एंट्री होती है, स्टॉक एसेट से हमेशा डेबिट होता है, स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कोई भी एंट्री नहीं होती है। फाइनल पेमेंट जब होता है ना, तो कंसाइनी पेमेंट करता है कंसाइनर को, तो उसको मिलता है तो वो एंट्री करता है कैश बैंक या बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। प्लीज, इंपॉर्टेंट है। आप उधर चालू करो ना, थोड़ा और पढ़ा दो, 5-10 मिनट और। उसके बाद प्रॉफिट के लिए क्या होता है? कंसाइनमेंट टू पीएनएल, लॉस के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अकाउंटिंग फॉर बेड डेट्स। बेड डेट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी वो डिपेंड करता है कि हम डेल क्रेडिट कमीशन अलाउड करते हैं या, अगर आप डेल क्रेडिट कमीशन अलाउड नहीं करते हो तो कंसाइनर कंसाइनी दोनों की बुक में सेल की एंट्री रिवर्स होती है। कंसाइनर एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और कंसाइनी एंट्री करेगा कंसाइनर टू डेटर। और अगर आप डेल क्रेडिट कमीशन अलाउड करते हो तो कंसाइनर कोई भी एंट्री नहीं करेगा, कंसाइनी बेड डेट्स की नॉर्मल एंट्री करेगा, बेड डेट्स टू डेटर, और फिर वो बेड डेट्स एडजस्ट होगा कमीशन से, कमीशन टू बेड डेट्स। ये फायदा तभी देगा जब आप इन्वॉल्व रहोगे। उसके बाद बात की थी नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस जो गुड्स की नेचर की वजह से हो, जो अनअवॉइडेबल हो, वो लॉस आपके लिए क्या है? मेरी बात को ढंग से सुनो। कुछ क्वेश्चन में ऐसा लिखा था स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट ड्यू टू रिडक्शन इन मार्केट प्राइस। कैसे लोग हो यार, स्टॉक को कॉस्ट से 10% पे कम करना है क्योंकि मार्केट प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। अब ये लॉस हुआ है ड्यू टू रिडक्शन इन मार्केट प्राइस, जो अनअवॉइडेबल है, हम उसको अवॉइड, इसलिए ये जो लॉस हुआ है ना, ये नेचर में क्या नॉर्मल लॉस है, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस जो नॉर्मल नहीं है, जो अवॉइडेबल है, जिसको आगे जाके आप अवॉइड कर सकते हैं, वो आपके लिए क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। समझ में आया? नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, ये होता उसी में से जो अपन ने कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजा है, तो ये ऑलरेडी कंसाइनमेंट के डेबिट में होते हैं।
नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में से होगा, वो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में ऑलरेडी होते हैं। तो नॉर्मल लॉस को अपन छोड़ देते हैं और एबनॉर्मल लॉस को हटाते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस को हटाने के लिए आप कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रिएट करते हो उसको, उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। नॉर्मल लॉस की कोई भी एंट्री नहीं होती है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आपको नॉर्मल लॉस को कंसीडर करना होता है। प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय नॉर्मल लॉस को कंसीडर करना होता है, और वो डेबिट में ऑलरेडी क्या है, लिखा हुआ है, इसलिए उसको रहने देते हैं। जबकि एबनॉर्मल चीजों को कंसीडर नहीं करना होता है, वो डेबिट में लिखा होता है, इसलिए उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। समझ में आया? तो नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है, वो ऑलरेडी डेबिट में एज ए एक्सपेंस एज ए लॉस कंसीडर हुआ है, कुछ नहीं करते हैं। एबनॉर्मल लॉस को हटाने के लिए एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। समझ में आया? उसके बाद अपन ने बात की थी वैल्यूएशन पे, कि अगर मान लो आपका इन ट्रांजिट कोई गुड्स लॉस्ट हो जाए, या गोडाउन में कोई गुड्स लॉस्ट हो जाए, या गोडाउन में कोई गुड्स क्या रह जाए, अनसोल्ड रह जाए, तो अनसोल्ड स्टॉक या एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? तो उसका एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि गुड्स जिस कंडीशन या जिस प्लेस पर है, गुड्स जिस कंडीशन या जिस प्लेस पर है, वहां तक ले जाने के लिए जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं वो सब उसकी कॉस्ट में क्या होंगे, ऐड होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा खर्चा जो यूनिट बेस वेरी करता है, यूनिट बढ़ेगी तो बढ़ेगा, यूनिट कम होगी तो कम होगा, यूनिट नहीं होगी तो नहीं होगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वी कैन फाइंड आउट पर यूनिट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बेस्ट एग्जांपल गोडाउन रेंट, जिसका यूनिट से कोई रिलेशन नहीं है, जो नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने से या कम होने से चेंज, दैट वी कैन नॉट फाइंड आउट पर यूनिट, है ना। तो अपन जब भी वैल्यूएशन करते हैं ना, तो कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होता है, कहां तक का, जहां पे वो गुड्स है। तो जैसे इन ट्रांजिट है तो इन ट्रांजिट तक का एक्सपेंस ऐड होगा, गोडाउन में है तो गोडाउन तक का डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होगा। समझ गए? तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंसाइनर और कंसाइनर। कंसाइनर का जितना भी एक्सपेंस है वो डायरेक्ट, इसलिए वो कंसाइनमेंट अकाउंट में भी आता है और वैल्यूएशन में भी आता है। कंसाइनी के एक्सपेंस तीन स्टेज पे होते हैं, अप टू गो डाउन, फोर गो डाउन और सेलिंग। अप टू गो डाउन डायरेक्ट एक्सपेंस है, वी कैन फाइंड आउट पर यूनिट। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस अप टू गो डाउन, जैसे क्लियरेंस चार्ज हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कोई टैक्सेस पे किए, ये सब क्या है, डायरेक्ट है। ये एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, ये कंसाइनमेंट अकाउंट में भी आते हैं और वैल्यूएशन में भी आते हैं। और जो फोर गो डाउन या सेलिंग एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट है, कंसाइनमेंट अकाउंट में तो आएंगे डेबिट में, पर वैल्यूएशन में नहीं आए। फिर अपन जब वैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये अप टू गो डाउन ही चलता है, कंसाइनमेंट तो ए से लेके जेड तक सब आता है, पर वैल्यूएशन स्टेटमेंट चलता है कहां से कहां तक, अप टू गो डाउन। तो वैल्यूएशन स्टेटमेंट में बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, गुड्स सेंट की क्या आती है, कॉस्ट। फिर अपन उसमें कंसाइनर का एक्सपेंस क्या करते हैं, ऐड, तो ये आ जाता है इन ट्रांजिट। ठीक है, इसमें से अगर आपका कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो यूनिट और अमाउंट दोनों कम हो जाते हैं, और अगर कोई भी नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हुआ है तो यूनिट कम होती है, अमाउंट कम नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहला एबनॉर्मल लेना है फिर नॉर्मल लेना है, वो क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस में देंगे उस सीक्वेंस में लेना पड़ेगा। ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा, ये हाँ पहले ये बाद में ये, पर एबनॉर्मल में यूनिट्स भी कम होगी, अमाउंट भी कम होगा। नॉर्मल में सिर्फ क्या होता है, यूनिट्स कम होती है, अमाउंट कंसीडर नहीं होता है। समझ गए? ये होता है रिसीव्ड बाय कंसाइनी। क्या होता है, इसमें कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस अप टू गो डाउन क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो फाइनली ये यूनिट्स पहुंच गई कहां पे, गो डाउन में, और ये उनकी क्या है, कॉस्ट है। इन्वॉल्व रहो। फिर इसमें क्या होता है, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के रिसीव करने के बाद हुआ है तो वो इसमें से क्या होगा, लेस हो जाएगा। और अगर कोई नॉर्मल लॉस इन गोडाउन हुआ तो
यूनिट्स कम होगी, अमाउंट कम नहीं होगा। फाइनली दिस यूनिट अवेलेबल फॉर सेल, आप इसमें से क्या करो, सेल माइनस कर दो, स्टॉक आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, दिस अमाउंट डिवाइड बाय दिस यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट करके यू कैन फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ा कि अगर कंसाइनर कंसाइनी से कॉस्ट हाइड करना चाहे, अगर कंसाइनर कंसाइनी से कॉस्ट, तो वो गुड्स को क्या करता है, इनवॉइस प्राइस पे सेंड करता है। तो इनवॉइस प्राइस का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल्स टू आईपी। और कभी कभी फिर इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता है, तो फिर वो क्या होती है, सेल आती है। तो कंसाइनर बहुत सी बार जब इनवॉइस भेजता है ना, तो उस इनवॉइस में कॉस्ट लिखने के बजाय वो क्या करता है, इनवॉइस प्राइस लिख देता है, ताकि कंसाइनी को ये नहीं पता चले कि उसकी कॉस्ट कितनी है। तो जस्ट टू हाइड कॉस्ट ऑफ गुड सेंट, कंसाइनर क्या करता है, इनवॉइस प्राइस पे गुड सेंड कर देता है। तो इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस। अब लफड़ा क्या होता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट निकालने के लिए बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए निकालते हो, तो उसमें सेल को छोड़ के बाकी सब कॉस्ट पे आता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट भी अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बना रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट भी अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बना रहे हैं, तो उसमें भी सेल को छोड़कर बाकी सब कॉस्ट पे आना चाहिए। समझ गए? पर होता क्या है कि आप अकाउंट्स में कोई भी एंट्री करते हो तो सोर्स डॉक्यूमेंट देख के करते हो। अब गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का सोर्स डॉक्यूमेंट इनवॉइस है, और वो इनवॉइस के अंदर क्या है, इनवॉइस प्राइस है, तो अपन वो एंट्री इनवॉइस प्राइस से करते हैं। तो लफड़ा ये हो जाता है कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आईपी पे आ जाता है, अगर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिटर्न हुआ है तो वो भी आईपी पे आता है, अगर यहां पे कोई ओपनिंग स्टॉक है तो वो भी आईपी पे आता है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आईपी, क्योंकि जब गुड्स आईपी पे सेंड कर रहे हैं तो वैल्यूड भी किस पे होता है, आईपी पे होता है। तो लफड़ा क्या हो गया पता है, सेल को छोड़कर अगर मैं बात करूं तो बाकी सब कॉस्ट कॉस्ट पे आना चाहिए ना, पर अपन ने इन सबको कॉस्ट के बजाय आईपी पे लिख दिया, तो आईपी में से वापस लोडिंग माइनस करके उनको कॉस्ट पे लाना पड़ता है। तो आईपी में से लोडिंग माइनस करके उसको कॉस्ट पे लाना ही लोडिंग एडजस्टमेंट कहलाता है। तो लोडिंग एडजस्टमेंट देते क्यों है, ताकि जो आइटम कॉस्ट पे आना चाहिए अगर वो आईपी पे आ गया तो उसको वापस कॉस्ट पे लाने के लिए लोडिंग एडजस्टमेंट देते हैं। एक्सपेंसेस पे कभी लोडिंग एडजस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि अपन एक्सपेंसेस में लोडिंग जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि गुड्स सेंड करते समय लोडिंग जुड़ता है, खर्चों पे नहीं जुड़ता है। तो बस आपको क्या करना होता है बेटा, ये जो ओपनिंग स्टॉक आईपी पे है, इसको कॉस्ट पे लाने के लिए लोडिंग उल्टी साइड लिखना, ऑपोजिट साइड लिखना पड़ता है। तो यहां अपन लिख देते हैं बाय स्टॉक रिजर्व विद द अमाउंट ऑफ लोडिंग। अब ये क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे आ रहा है, इसको कॉस्ट पे लाने के लिए टू स्टॉक रिजर्व लिख देते हैं, ये भी क्या है, लोडिंग है। अब ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आईपी पे, इसको कॉस्ट पे लाने के लिए बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख देते हैं, लोडिंग पे। अगर रिटर्न आईपी पे लिखा हुआ है तो यहां पे तुमको टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग पे लिखना पड़ेगा। ओवरऑल क्या होता है, 4 लोडिंग एडजस्टमेंट एंट्री होती है, एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के लिए, एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिटर्न के लिए, एक क्लोजिंग स्टॉक के लिए, और एक ओपनिंग स्टॉक के लिए। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट में आता है, उसका लोडिंग कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आता है, तो उसकी एंट्री होती है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विद द अमाउंट ऑफ लोडिंग। रिटर्न क्रेडिट में आता है, उसका लोडिंग कंसाइनमेंट के डेबिट में आता है, उसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट विद द अमाउंट ऑफ लोडिंग। क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है, क्रेडिट में आता है, उसकी लोडिंग डेबिट में आती है, उसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व विद द अमाउंट ऑफ लोडिंग। और क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट में, उसकी लोडिंग आती है क्रेडिट में, उसकी एंट्री होती है स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विद द अमाउंट ऑफ लोडिंग। और कहीं भी लोडिंग निकालना हो, सीधा तरीका है नंबर ऑफ यूनिट इनटू लोडिंग पर यूनिट कर लो, चाहे गुड सेंट हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, ओपनिंग स्टॉक हो, कहीं पे भी हो, जितनी उसकी यूनिट है उसको पर यूनिट लोडिंग से क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो।
और पर यूनिट लोडिंग निकालने का तरीका वही होता है कि आप इनवॉइस प्राइस पर यूनिट में से कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि लोडिंग पर यूनिट कितनी है। समझ में आया? उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अपने को इनवॉइस प्राइस गिवन होती है और अपने को लोडिंग मार्जिन गिवन होता है ऑन कॉस्ट। समझ रहे हो? अमाउंट जो गिवन है वो आईपी वाला है और प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट है, तो काम नहीं करेगा। कैसे लोग हो रहे? अगर तुमको बोला इनवॉइस प्राइस 1 लाख है, तुमको बोल रहे हैं लोडिंग इज 1/4 ऑन कॉस्ट, कैन यू फाइंड आउट 1/4 ऑफ 1 लाख? अरे 1 लाख का 1/4 लगा सकते हो क्या? क्या बोल रहे हैं? लोडिंग कॉस्ट का 1/4 है, तो कॉस्ट इंटू 1/4 कर सकते हो ना, आईपी इंटू 1/4 कैसे कर सकते हो? कर सकते हैं क्या? अगर क्वेश्चन कह दे तुमको कि तुम्हारा जो कॉस्ट है वो 20,000 है और आपको कह दे लोडिंग इज 20% ऑन आईपी, तो क्या 20,000 का 20% निकाल सकते हो क्या? ये क्या बोल रहा है? लोडिंग इज 20% ऑन आईपी, आईपी का 20% है, वी कैन नॉट फाइंड आउट कॉस्ट का 20%। तो इस केस में अगर अमाउंट आईपी है और प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट है, या अमाउंट कॉस्ट है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ऑन आईपी है, तो शिफ्ट करना पड़ता है। और शिफ्ट करने का तरीका क्या है? आपको अगर बोला कि लोडिंग इज 20% ऑन कॉस्ट, तो आप कॉस्ट को 100 ले लो, ये 20 हो गया, ये 120 हो गया, तो ये होता है 1/5 और 1/6। और अगर आपको बोल रहे हैं 20% ऑन आईपी, तो आप 100, 20, 80 ले लो, तो ये हो गया 1/4 ऑन कॉस्ट और 1/5 ऑन आईपी। अगर बोला 10% ऑन कॉस्ट, तो 100, 10, 110, तो ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/11। और वही बोलेंगे 10% ऑन आईपी, तो 100, 10, 90, तो ये हो गया 1/9, 1/10। तो ये सीधा रिलेशन है। 1/2 ऑन कॉस्ट है मतलब 1/3 ऑन आईपी है, 1/3 ऑन कॉस्ट है मतलब 1/4 ऑन आईपी है, 1/4 ऑन आईपी, 1/4 ऑन कॉस्ट है मतलब 1/5 ऑन आईपी है, 1/10 ऑन कॉस्ट है मतलब 1/11 ऑन आईपी है, 1/10 ऑन आईपी है 1/9 ऑन कॉस्ट है, 1/6 ऑन आईपी है मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट। तो ऐसा बोलते हैं लोडिंग इज 3/5 ऑन कॉस्ट, लोडिंग 3 है, कॉस्ट 5 है, मतलब आईपी 8 है, तो इफ लोडिंग इज 3/5 ऑन कॉस्ट, 3/8 ऑन आईपी। समझ गए? तो ऐसा शिफ्ट करना पड़ता है और ये हर जगह काम आएगा। ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। फिर हमेशा ध्यान रखो, जब भी गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंट होता है ना, तो एक तो क्या होता है, लोडिंग एडजस्टमेंट आते हैं और उसी की वजह से गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आईपी पे आता है और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट से ही उसका लोडिंग एडजस्ट होता है और उसी की वजह से आपका स्टॉक अगर आईपी पे आएगा तो स्टॉक रिजर्व में उसका लोडिंग लिखना पड़ेगा और एक आपको स्टॉक का वैल्यूएशन आईपी पे करना पड़ता है। तो गुड सेंट अगर आईपी पे हुआ तो 2 काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, लोडिंग एडजस्टमेंट डालने पड़ेंगे और स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होगा? आईपी पे होगा। अब स्टॉक का वैल्यूएशन आईपी पे करना बहुत आसान है, आप पहले स्टॉक एट कॉस्ट निकाल लो। तो आप यहाँ पे ये जो वैल्यूएशन स्टेटमेंट होता है ना अपना, ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आप चालू ही किससे करो? कॉस्ट से। फिर उसमें कंसाइनर का एक्सपेंस क्या होगा? ऐड हो जाएगा। फिर उसमें से नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस जो भी है वो आपका क्या होगा? एडजस्ट हो जाएगा। फिर कंसाइनिंग वही वही सेम। तो नीचे जाके आपको स्टॉक किस पे मिल जाएगा? कॉस्ट पे। अगर किसी क्वेश्चन में बोले कि स्टॉक को 10% से कम करना है कॉस्ट से, 20% से कम करना है, तो यहीं पे 10-20% जो भी कम करने को बोला है वो कम कर दो और फिर इसके अंदर स्टॉक रिजर्व क्या करो? ऐड करो। और स्टॉक रिजर्व क्या है? लोडिंग ही तो है और लोडिंग कभी भी निकालना है तो जितनी यूनिट्स है उनका लोडिंग निकालना है, तो आप क्या करो? आप स्टॉक की यूनिट्स इंटू लोडिंग पर यूनिट कर दो, तो ये अमाउंट आपका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। तो जो स्टॉक एट कॉस्ट आ रहा है तुम्हारा, उसमें स्टॉक रिजर्व ऐड करते ही ये स्टॉक एट आईपी आ जाएगा। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है? ये अमाउंट क्रेडिट में आता है एज ए स्टॉक और ये अमाउंट एज ए डेबिट में आता है स्टॉक रिजर्व। तो लफड़े जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में बोला है कि कॉस्ट के अलावा आईपी पे गुड सेंड किया है,
तो आपको जनरली गुड्स इन टर्न, कंसाइनमेंट और क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग एडजस्टमेंट मारने पड़ेंगे ताकि वो आईपी से कॉस्ट पे आ जाए। होते तो चारों ही हैं, पर जनरली किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक या रिटर्न आया नहीं। और स्टॉकेट आईपी बहुत इजी है। स्टॉकेट ये यहां गलती मत करना, यहां गलती से भी आईपी मत उठा लेना। ये चालू किससे करना है? कॉस्ट से ही चालू करना है। नीचे जाके अपन स्टॉक रिजर्व क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समझ में आया? उसके बाद लास्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कमीशन। 3 तरह का कमीशन है, नॉर्मल, डेल क्रेडर, ओवरराइड। नॉर्मल कमीशन हमेशा टोटल सेल पे निकलता है, ये भी टोटल सेल पे निकलता है, ये डिफरेंस पे निकलता है। और मोस्टली जो ओवरराइडिंग कमीशन है वो डिफरेंस अमाउंट पे निकलता है। तो जब भी क्वेश्चन में ओवरराइडिंग कमीशन हो, मुझे बेटर प्रेफरेबल लगता है कि पहले पर यूनिट निकाल लो, फिर बाद में उसको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से क्या करो? मल्टीप्लाई। तो अगर क्वेश्चन में ओवरराइडिंग कमीशन होता है तो उसमें क्या होगा? एक तो नॉर्मल कमीशन भी होगा ही होगा। तो नॉर्मल कमीशन तो आप क्या कर सकते हो? सेलिंग प्राइस इनटू रेट करके निकाल सकते हो। और ओवरराइडिंग कमीशन निकालना है तो आपको रेट अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंस पे, जो या तो सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस होती है या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट होती है। तो आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से आईपी पर यूनिट माइनस करना है। ये नॉर्मल ओवरराइडिंग कमीशन मिला के पर यूनिट कमीशन आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कमीशन आ जाएगा। और 2 क्वेश्चन ऐसे पड़े थे जिसमें ओवरराइडिंग कमीशन जो था वो 1/4 था। किसका? अमाउंट माइनस टोटल कमीशन माइनस स्पेसिफिक प्राइस। उसमें लिखा हुआ था तो 1/4 ऑफ द सेल अमाउंट माइनस टोटल कमीशन एक्सीड फ्रॉम ए स्पेसिफिक प्राइस का 25%। तो उसको भले ही रटो समझो, आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट ले लो, उसमें से स्पेसिफिक प्राइस, सेलिंग प्राइस में से आप अपनी जो स्पेसिफिक प्राइस है वो क्या करो? माइनस कर दो। उसमें से जो नॉर्मल कमीशन पर यूनिट है वो माइनस कर दो, ये अमाउंट आ जाएगा। इसमें से ओवरराइडिंग कमीशन माइनस करना है, ये डिफरेंस अमाउंट आता है। तो अपन बोलते हैं कि ये 100 होगा तो ये 25 होगा तो ये 125 होगा। तो ये इसका अगर 1/4 है तो इसका 1/5 है, दैट मीन्स इसका 1/5 आपका ओवरराइडिंग कमीशन है। और आप उस केस में नॉर्मल कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन को सम करके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन फाइंड आउट टोटल कमीशन। ये मेरे हिसाब से फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितना भी कंसाइनमेंट का पॉइंट है, कोई दिक्कत इसमें?